अरे बाप रे, ये इसे क्या हो रहा है? अब वैद्य जी भी उसकी तबीयत देखकर हैरान रह गए थे। वैद्य जी, कुछ कीजिए ना। माफ करना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसे कौन सी मर्ज है। इसे अब कोई नहीं बचा सकता। वैद्य जी की बात सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित हो गई। वैद्य, तू कहता है कि मेरे पति को अब कोई नहीं बचा पाएगा? तो देखना, मेरे रमेश जिंदा रहेंगे और मैं इनको बचा कर ही रहूंगी। उस रात मैंने पक्का इरादा किया कि आज जंगल जाऊंगा और उस कुएं पर भी होकर आऊंगा। मैं मौका देखकर रात को 12 बजे के समय आखिरकार घर से निकल ही गया। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात थी कि आज मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैं धीमे कदमों के साथ जंगल की तरफ बढ़ रहा था। दिल में डर के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी थी कि आज मैं उस कुएं को देखने वाला हूँ, जिसके बारे में इतने दिनों से कुछ न कुछ अजीब सुनता हुआ आ रहा हूँ। मैं जंगल पहुंचने ही वाला था, तभी मैंने एक दृश्य देखा। काला लबादा पहने हुए, हाथ में लालटेन लिए कोई औरत जंगल की तरफ जा रही है। अरे, ये तो वही आवाज है जो कल रात को मुझे सुनाई दी थी। लेकिन आप हो कौन? ना सामने आती हो ना दिखाई देती हो। आप सामने तो आइए। दादाजी, मैं तो बस वो उस कुएं के पास जाकर रुक गई। मैं पहली बार उस कुएं को देख रहा था। उस कुएं के आसपास का वातावरण बहुत ही अलग था। यहाँ गर्मी के मौसम में भी बहुत ठंड थी। सही में हमारे गांव के कुएं के पास जिस तरह की शांति और सुकून महसूस होता था, इस कुएं के पास अजीब सा सन्नाटा महसूस हो रहा था। उस औरत ने कुएं की पटरी पर लालटेन रखा और उसके बाद अपने दूसरे हाथ में पकड़ा एक चश्मा, जो कि नजर का चश्मा लग रहा था। उस चश्मे को उसने कुएं में फेंक दिया। बाद उसने लालटेन भी कुएं में फेंक दिया और फिर तेज रफ्तार के साथ वहां से भाग निकली। उसको भागता हुआ देखकर अब मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया। मेरे भी दिल में अजीब सा डर बैठ गया था और अब मैं भी घर की तरफ भाग रहा था। कुछ ही देर में मैं घर पहुंचा। मेरी सांसें बुरी तरह से फूली हुई थी।